ओमिक्रॉन वायरस अब भारत देश में भी एंट्री कर चुका है। पूरे विश्व भर में आज लगभग 36 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है और अब भारत में भी चिंता की लकीरें माँ बाप के बच्चों के चेहरे पर देखी जा सकती है। बाजार भर में चर्चा है कि अब क्या तीसरी लहर ये ओमिक्रॉन वायरस ही लेकर आएगा, और यदि लेकर आएगा तो कितना बड़ा खतरा होगा। ये कितना बड़ा खतरा होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। माँ बाप बहुत परेशान हैं क्योंकि शिक्षा भी एक बड़ा कंसर्न उनके लिए है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच में ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो क्या करें माँ बाप अपने बच्चों को? क्या वो स्कूल भेज सकते हैं? क्या उनको प्लेग्राउंड भेज सकते हैं, खेलने के लिए भेज सकते हैं, या फिर आज शिक्षा को बंद करके रखना होगा क्योंकि ऑफलाइन स्कूल अभी 50% कैपेसिटी के साथ चल रहा है। तो सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कितना बड़ा खतरा है ओमिक्रॉन वायरस का बच्चों पर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीलेखा जोशी जी, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और अभी इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन इंदौर की इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के इस शो में। और सीधा सवाल में चूंकि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, और मेरा सवाल आपसे यही है कि अब जितना बड़ा खतरा ये ओमिक्रॉन का आ चुका है, और चूंकि सबसे बड़ा डर अगर हम देखें तो माँ बाप के लिए था कि तीसरी लहर शायद अब बच्चों को अटैक करेगी। और डर इसलिए भी वाजिब है क्योंकि वैक्सीन अभी 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो अब जब 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो कितना बड़ा खतरा ये वायरस आप देखती हैं बच्चों के लिए? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस ये कोविड वायरस का एक स्ट्रेन है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिफरेंट स्ट्रेन्स कोविड वायरस के सामने आएंगे, जीनोमिक सीक्वेंसिंग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा अलग अलग स्ट्रेन्स सामने आएंगे, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जी। इस वायरस के साथ में, इस स्ट्रेन के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तेज़ी से ये फैलता है। इसका रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी, संक्रामकता बहुत तेज है। हालांकि इसके लक्षण कोविड वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में थोड़े माइल्ड हैं जी, बट इसकी इन्फेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू प्रीवियस स्ट्रेन। सो बच्चों के लिए ये चीज़ इसलिए ख़तरनाक है कि यही एक हमारी आबादी ऐसी है जो अभी वैक्सीनेशन से दूर है, और चूँकि ये वैक्सीनेशन से दूर है इसलिए खतरा सबसे ज़्यादा इसी आबादी पे मंडरा रहा है। नहीं तो चूँकि ओमिक्रॉन वायरस जो है ये आ चुका है, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है बच्चों पर? चूँकि डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात करें, कोरोना वायरस सेम है, हाँ, उसका वेरिएंट अलग अलग है। तो अगर उस वायरस ने देखें पहले लहर में या दूसरी लहर में हमको बच्चों को बहुत इम्पैक्ट नहीं किया है, तो क्या सेम सिचुएशन रहेगी? देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा इसलिए इस वायरस का असर नहीं हुआ क्योंकि स्कूल्स पूरी तरीके से बंद थे। बच्चे बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो रिस्ट्रिक्टेड थे उनके घरों में। चूँकि उनको एक्सपोजर नहीं था इसलिए यह आबादी कोरोना वायरस के अफेक्ट होने से दूर रही। पर चूँकि अब स्कूल्स खुलने जा रहे हैं तो यह आबादी पूरी तरीके से एक्सपोज होगी जी। और एडल्ट पॉपुलेशन चूँकि वैक्सीनेटेड है इसलिए उन पे खतरा ज़्यादा कम रहेगा। बच्चे चूँकि वैक्सीनेटेड नहीं है इसलिए दे विल बी मोर एक्सपोज टू दिस, रादर उनको होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि होना एक अलग चीज़ है कि एक वायरस से हम थोड़ा इम्पैक्ट हो गए, और जैसा आपने बताया कि लक्षण बहुत कम होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा डर एक माँ बाप के लिए मोर्टेलिटी को लिख के रहता है, मतलब कि अगर क्या जान का खतरा है इतना? देखिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी दो इश्यूज होते हैं, मतलब वो क्या लक्षण करवाता है और उसके बाद में क्या खतरे होते हैं जी। इस ओमिक्रॉन वायरस के लिए स्पेशली चूँकि अभी यह इवॉल्विंग स्टेज में, अभी चूँकि इसने जस्ट दस्तक दी है जी, स्टडीज आर गोइंग ऑन, तो आज की तारीख में यह कहना मुश्किल है कि ये आगे कैसा प्रेजेंटेशन देगा। डेल्टा वायरस के बारे में हम लोगों ने देखा, बच्चों बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे, बच्चों में माइल्ड फॉर्म में ही बच्चे अफेक्ट हुए, पर बाद में हमने पोस्ट कोविड सिंड्रोम बच्चों में काफ़ी हद तक देखे और उसका इम्पैक्ट लगभग 3 से 4 महीने तक हम देखते आए हैं।
तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि ओमाइक्रॉन ना केवल एडल्ट पॉपुलेशन को बल्कि बच्चों को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। पर यहाँ मैं पुनः दोहरा देना चाहती हूँ कि चूंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उन पे खतरा ज़्यादा है, इसलिए इस पॉपुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेटेड नहीं है और चूंकि स्टडीज़ अभी नहीं है, नहीं, तो इसलिए जब तक स्टडीज़ निकल के नहीं आ जाती नहीं बाहर, आती है। हमको बहुत प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत यस है। यस तो ऐसे में चूंकि जैसे आपने बोला कि स्कूल खुल चुके हैं, या तो ऐसे में जब स्कूल खुल चुके हैं या तो अब कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि स्कूल में तो एक्सपोज होना ही है। अभी Yeah. हम रिसेंटली हम देख रहे हैं केसेस की बच्चों को स्कूल में पढ़ रहा था, 6th क्लास में बच्चा है, 2nd क्लास में बच्चा है, उनको हो रहा है जी कोरोना के। अब वो वायरस कौन सा है ये शायद जांच का विषय है। जी तो ऐसे में कैसे बचाया जा सकता है? जी जैसा कि आज पूरी दुनिया यही कह रही है कि अब हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है, जी। हमें कोरोना वायरस के साथ में जीना सीखना है। जी। यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की तारीख में मूल मंत्र यही है, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। ये चीज़ें यदि हम प्रॉपरली अपना लेते हैं तो स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए भी खतरा बहुत हद तक टल जाएगा। जी। इसमें से मैं एक एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उसको प्रॉपर रूप, इसे हमें अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना है। सैनिटाइजेशन मतलब सफाई। सफाई सबसे पहले शुरू होती है हाथों की सफाई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह वायरस सतह पर काफ़ी देर तक रहता है, 12 घंटे से लेके 36 घंटे तक किसी भी सतह पर रहता है। इसलिए बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे टेबल, कुर्सी, दरवाज़ों के हैंडल, वॉशरूम यूज़ करते हैं उसके हैंडल, जहाँ वो इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज़ करते हैं, उन सब की सफाई अत्यंत आवश्यक है। जी। सेकेंडली, हमें मालूम है कि जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होगा वायरस पनप नहीं पाएगा, तो स्कूलों में वेंटिलेशन प्रॉपर होना बहुत आवश्यक है। थर्डली, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि 2 गज दूरी जो बोला गया है वो इसीलिए है कि यदि उस पर्टिकुलर दूरी से यदि कम दूरी पे हम रहते हैं, बच्चे बैठते हैं, तो वायरस बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट हो सकता है। जी। और यदि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ये दूरी बढ़ा लेते हैं, तो आप बहुत हद तक इस वायरस के ट्रांसमिशन से, संक्रमण से बच सकते हैं। तो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड थर्डली मास्क, यूटिलाइजेशन ऑफ मास्क। आप कहीं पे भी हैं वहाँ पे आपको मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में वो अपने कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, लाइक जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं बच्चों की, प्रेयर हॉल में जहाँ पे एक साथ बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, उसको आप रिस्ट्रिक्ट करिएगा। वहाँ केवल 50-50 बच्चों को विथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड विथ वेयरिंग ऑफ द मास्क, ये आप कर सकते हैं। सेकेंडली, बच्चों को शुरू से आप बता दीजिए कि स्कूल में एंटर होने के बाद में वो सारी सतहों को बार बार न छुए। बाई चांस यदि वो छूता भी है तो उस हाथ को मुंह से, नाक से अथवा आँखों से न छुए, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसके द्वारा वायरस शरीर के अंदर प्रवेश पाता है। एंड थर्ड, सैनिटाइजेशन, हाथों की सफाई भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, विथ प्रॉपर डिटर्जेंट, विथ वाटर, एंड दैट टू फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। ये स्कूल के टीचर्स, स्कूल के पालकों को बच्चों को समझाना होगा। बाई चांस यदि वायरस इस हाथ पे आ भी जाता है तो विथ 20 to 30 सेकेंड्स ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग विथ गुड डिटर्जेंट, ये वायरस सर्वाइव नहीं करता, ये वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये सैनिटेशन का ध्यान रखें। उसके बाद में जो आप सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, इट शुड कंटेन एटलीस्ट 70% ऑफ एल्कोहल। बाजार में बहुत घटिया किस्म के सैनिटाइजर आ गए हैं, दैट विल बी जस्ट फॉर नेम सेक कि उसका यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक तौर पे कोई उपयोग नहीं होगा। तो विद गुड सैनिटाइजर दैट कैन बी प्रिवेंटेड, उस वायरस का सर्वाइवल हाथों पे प्रिवेंट किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मास्क फर्दर इस वायरस के स्प्रेड को रोकेगा। तो ये न केवल पालकों को समझाना होगा बल्कि स्कूल के टीचर को ये बच्चों में इम्बाइब करना होगा कि अब हमें इन 3 चीज़ों का अनुसरण करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, लेकिन चूँकि आप ये बात बोल रही हैं और अभी आपने ये बोला कि हम जो इसका इम्पैक्ट है उस वायरस का, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने वाला है। तो ऐसे में जब हम स्कूल ओपन कर देंगे और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इतने समझदारी इनमें नहीं है कि वो शायद पूरे रूल्स को फॉलो कर पाएंगे, तो फिर ऐसे में तो एक्सपोजर होना ही है।
ऐसे में हम एक चीज़ अपना सकते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल अपनाएं। 8th क्लास से छोटे बच्चे जो कि इतनी सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते और वो घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं आज के हालात में, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्हें हम ऑनलाइन एजुकेशन दें। और 8th क्लास से बड़े बच्चे जो कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन और मास्क यूसेज का प्रॉपरली ध्यान रख सकते हैं, वो स्कूल में जाके विद 50% अटेंडेंस शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये बात चूंकि हमारे पास डेटा आ चुका है कि अभी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है तो उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन है नहीं, ऑफलाइन एजुकेशन के अलावा। हाँ। तो फिर ऐसे केस में तो वो फिर एजुकेशन नहीं ले पाएगा। नहीं, ऐसे केसेस में कुछ आप चेंजेस ला सकते हैं, कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं। आप स्मॉल ग्रुप्स में उनको अल्टरनेट डे बुलाइए, आप 50% बच्चों को आज बुलाइए, 50% बच्चों को कल बुलाइए। कहीं पे भी आप ऐसा ना होने दें कि भीड़ हो। जी। तो आप इससे काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। और देखिए, प्रॉब्लम तो है, रास्ता भी हमें ही निकालना है और आप शिक्षा को एकदम दरकिनार तो नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हमें उतना ही फोकस करना है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि बच्चे को स्मॉल ग्रुप्स में बुला के हम उन्हें एजुकेशन दें। जी, मतलब अगर हम चाहें तो इसको दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, दोनों का बैलेंस बना सकते हैं। जी हाँ। और WHO ने एक और सजेशन दिया है, इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन एवरी ईयर नया बन के आता है, फ्लू वैक्सीन। जी। यह वैक्सीन क्रॉस इम्यूनिटी देता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी। तो दोज हु कैन अफोर्ड इट, उन्हें ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाया जा सकता है। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये जरूर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, अभी चूंकि अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो जो कोरोना के लक्षण हैं वो काफ़ी कुछ सर्दी से मिलते जुलते हैं, यानी गले में खराश हो गई, छींक आ रही है, सर्दी हो गई, ये ऐसे लक्षण रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को अब चूंकि वायरस की एंट्री इस समय हुई है तो इमीडिएटली पेरेंट्स को एक कंसर्न होगा कि क्या कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो अब ऐसे में हम कैसे पहचानें कि ये लक्षण कोरोना वायरस के हैं या आम सर्दी जुकाम के? यदि मोटे तौर पे देखा जाए जी, तो सामान्य फ्लू अथवा इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस, इसके लक्षण बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है जी। सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, ये सारे लक्षण दोनों में इक्वली कॉमन तौर पे पाए जाते हैं। इसके साथ में जो एक कोरोना का एक थोड़ा सा अलग लक्षण है वो है चेंज ऑफ टेस्ट एंड चेंज ऑफ स्मेल, क्योंकि सामान्यतः फ्लू में भी बहुत बार सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो पाया जाता है जी। ऐसे समय में कोई भी ऐसी कंडीशन होने पे इनिशियली क्या किया जाता था कि ये सब होने पे माता पिता घर पे ही घरेलू नुस्खों से ही उसे दूर कर लेते थे जी। और 2-3 दिन में कोई भी फ्लू बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है जी। पर मेरी यह सलाह है कि आज की तारीख में यदि आप किसी में बच्चे में ये लक्षण देखते हैं तो ज़रूर अपने चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि वही आपको गाइड कर सकता है। और जहाँ उनको लगता है RT-PCR टेस्टिंग इज द ओनली वन विच कैन डिटेक्ट वेदर इट इज़ फ्लू और कोरोना। ओके, तो फिजिशियन ही आपको सलाह दे सकते हैं कि आपको किस केस में RT-PCR टेस्ट के लिए अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जाना है। तो अब जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि 18 साल से कम बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, स्कूल भेज नहीं सकते हैं उनको, और इतना बड़ा अगर बात करें तो चिंता है, तो कैसे फिर आपको लग रहा है कि हम बैलेंस कैसे बना पाएंगे फिर एजुकेशन का और हेल्थ का? इसमें माता पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में बच्चे चूँकि घर पे रह रहे हैं और पूरा 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है कि बच्चे घर में हैं, मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे ये बच्चे बहुत कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं। आज बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं जी। तो मेरी ये सलाह है कि पेरेंट्स उन्हें प्रॉपर टाइम दें, उन्हें कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में एंगेज करें। लाइक एक परिवार के लिए एक टाइम होना चाहिए पेरेंट्स का, जिसमें वो बच्चों को फिज़िकल चीज़ों के लिए मोटिवेट करें। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है जी। और चूँकि पूरे 1.5 साल में इनकी फिज़िकल एक्टिविटी रुक गई है तो बच्चों में ओबेसिटी का लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है जी। बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी कम होने के कारण जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो बच्चों को खुशी प्रदान करते हैं
उसका ट्रांसमिशन काफ़ी कम होने लगा है। जी, तो जी। ये बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, अवसाद से भरे हुए हैं, इनकी इम्यूनिटी डिप्रेस होती जा रही है। तो इनको एक ग्रुप बना के पार्क में ले जाए, आसपास प्लेग्राउंड पे ले जाए। यदि कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट घर की छत पे जाके उन्हें 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। दूसरा, जब बच्चे घर पे हैं तो उन्हें स्क्रीन से दूर रखें, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, टीवी से उन्हें दूर रखें। उन्हें कुछ पुराने ज़माने में जैसे नानी दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, जी, जी। मेरी ये पालकों से अपील है कि वो आज फिर से उस पुराने एरा में लौट आएं। बच्चों को कुछ अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाएं, बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेलें, बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करें। लाइक बच्चे को एक टास्क दिया कि तुम्हें ये करना है और बच्चे ने वो किया तो उसको रिवॉर्ड दे, तो बच्चा प्रेरित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों में खुद को एंगेज करता है। ये चीज़ें इनडायरेक्ट वे में बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टअप करने में भी सहायक होंगी। तो ये मेरी पालकों से अपील है कि इस समय अपना पूरा फोकस अपने बच्चों पे दें। क्योंकि अब चिंता बड़ी है और चिंता से मुक्ति पानी है तो हमें लगता है कि माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा समय कहीं ना कहीं बच्चों के साथ देना पड़ेगा, सो दैट कि वो उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सके और उनकी हेल्प कर सके, उनके साथ छोटे छोटे गेम्स खेलने में, जैसा आपने बोला। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि स्कूल अगर हम भेजना ही है, जैसा मैंने बताया, उन जगहों पर भी जहाँ पर ऑफलाइन एजुकेशन देना ही ज़रूरी है, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो क्या ऐसी कोई हाइजीन ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी उनको कि ऐसी चीज़ों को फॉलो करके या इन हाइजीन सिस्टम्स को फॉलो करके आप स्कूल जा सकते हैं? जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला कि सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क हमारे जीवन का मूल मंत्र बन जाना चाहिए जी मौजूदा परिस्थिति में। तो यही चीज़ हम बच्चों में इम्बाइब करें, बच्चों को बार बार टीच करें, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है। तो उनको हाथों की सफाई, आपको पानी और डिटर्जेंट से 20 से 30 सेकेंड खुद के हाथ वॉश करना है। आपको उसके बाद में यदि किसी भी सरफेस को छूते हो तो कहीं हाथ नहीं लगाना है फेस पे। आप यदि बाय चांस छू लेते हो और आपको हाथ लगाने की ज़रूरत है तो उसके पहले प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है, और दैट टू विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड विथ यूसेज ऑफ मास्क। ये बच्चे के दिल और दिमाग में पूरी तरीके से हमें भरना होगा। और जब ये टीचर डेली उन्हें बताएंगे, घर पे पेरेंट्स बताएंगे, आसपास उनके रिश्तेदार बताएंगे, तो ये बच्चों के दिमाग में भर जाएगा और ये बच्चों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। और ये आज की तारीख की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपका बच्चा स्कूल में है, जा रहा है, तो आप अभी से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दीजिए कि आप बच्चे को प्रॉपर कैसे जैसे मैडम ने बताया कि किस प्रकार के रूल्स हैं, किन रूल्स को फॉलो करना है हमको। सैनिटाइजेशन और मास्क, ये दो जो चीज़ है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाथ प्रॉपरली धोएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। इनको फॉलो करेंगे तो एक बात आपको कहना चाहूँगी कि मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ, हमें डरना नहीं है, बस हमें सावधानी रखना है और जरूर हम इस वायरस को हरा सकते। यस, नहीं, जैसा आपने बोला कि अब चूंकि बहुत धीमे धीमे माइल्ड हो रहा है वायरस। यस, वायरस माइल्ड हो रहा है और ये वायरस की एक हिस्ट्री रही है कि कोई भी वायरस आता है, इवॉल्व होता है और धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ माइल्ड होते जाता है और फिर उसके बाद में कम्युनिटी में हम उसके साथ रहना सीख जाते हैं जी। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे काफ़ी डरे हुए आते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे ये बताया जा रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि बच्चों के दिमाग से डर निकालिए, उन्हें सावधानी बरतने के लिए बोलिए, और यदि हम सावधानी अच्छी तरीके से बरतते हैं, प्रॉपरली बरतते हैं, तो हमें कोई इस वायरस का डर नहीं। अच्छा, चूँकि अब एक और कंसर्न माँ बाप के लिए है, क्योंकि इम्यूनिटी की बात हमेशा कही गई कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहा है, ये हमने पिछले 2 लहर में देखा भी है कि इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो हम प्रॉपर, अगर हो भी गया कोरोना, तो हम इससे रिकवर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों में वैक्सीन नहीं लगी है तो इम्यून सिस्टम उनका कितना स्ट्रांग है, ये बहुत बड़े चीज़, ये इस पर निर्भर करेगा कि बच्चे कितना अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसी कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे हम ये इम्यून सिस्टम को मैनेज कर सकें? ऐसा कुछ सजेशन अगर हम दे पाएँ तो पेरेंट्स को। सबसे पहले मैं बता दूं कि अपना जो भारतीय डाइट है जी, वो अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो एक थाली होती है, रूटीन वाली थाली होती है जी, उसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी
और सलाद, इसका समावेश होता है। और हमारे घरों में प्रचलन है कि हम खाने के बाद में फल ग्रहण करते हैं जी। तो ये डाइट अपने आप में परिपूर्ण है और एक रेनबो डाइट कहा जाता है कि रंग बिरंगी चीजें अपने डाइट में हो, रेनबो की तरीके के सारे रंग हो। तो इसमें क्या है, सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसका उचित मात्रा में समावेश। जी। यदि ये हम उचित मात्रा में लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, विटामिन, मिनरल्स, ये हमें नेचुरल तौर पे हम ग्रहण करते हैं। जी। विदेशों में हम देखते हैं जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है जी। और ये जंक फूड इन्हीं चीज़ों से बच्चे को दूर ले जाता है। जी। तो जंक फूड का प्रचलन जो हम अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं उसे हम रोकें, हमारे भारतीय डाइट को, भारतीय भोजन और पोषण को हम बढ़ावा दें। और यदि वो बच्चा लेता है जिसमें प्रॉपर मात्रा में फ्रूट्स, दालें, अंकुरित चीज़ें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए जो विटामिन चाहिए, जो ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो उसके नेचुरल डाइट में परिपूर्ण मात्रा में मिलते हैं। अब जैसे ठंड की ही बात करें, ठंड में आंवला प्रचुर मात्रा में होता है, अमरूद है, खजूर है। खजूर में लोह तत्व प्रॉपर मात्रा में है, गुड़ में लोह तत्व प्रॉपर मात्रा में। तो जो हम पुराने जमाने में गुड़ पट्टी खाया करते थे या खजूर का सेवन करते थे दूध के साथ में सुबह उठ के, या खारक या काली मुनक्का खाया करते थे, यदि हम वो बच्चे को देते हैं तो लोह तत्व जितनी उसके शरीर की आवश्यकता है वो उससे प्रॉपर मात्रा में मिलेंगे। यदि वो अमरूद और आंवले का सेवन करता है तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। गाजर का सेवन करता है, गाजर के सेवन से, गाजर और टमाटर से विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। और यदि खाने के बाद में जैसे मक्के की रोटी के साथ में मक्खन दिया जाता है, ठंड के दिनों में 1 चम्मच घी डाला जाता है दाल में, ये चीज़ें बच्चे को प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी देती हैं। प्लस सूरज की रोशनी में यदि बच्चा आधा घंटा बैठता है, जैसे पुराने ज़माने में नानी दादियाँ आंगन में बैठा करती थी, उसी सिस्टम को हम वापस लौटा के ले आए हमारे जीवन में, उसका आचरण करें कि हम आधा घंटा केवल धूप में बैठे। विटामिन डी इज़ वेरी गुड इम्यूनो बूस्टर। तो नेचुरल फॉर्म में ये जो विटामिन डी मिलेगा, नेचुरल फॉर्म में ये सारे तत्व मिलेंगे, तो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और वो बहुत 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 मात्रा में हम उससे इस कोविड संक्रमण से रोक सकते हैं। प्लस योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें उसमें और उनके लिए सहायक होंगी इम्यूनिटी बढ़ाने में। तो बच्चे का एक प्रॉपर टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि उठने के बाद वो 15-20 मिनट प्राणायाम या मेडिटेशन, वो उसके एज के हिसाब से जो कर सकता है, खेल खेल में वो करे। उसके बाद में उसका प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो, प्रॉपर लंच ले। 4 डाइट जो हमारे पुराने ज़माने में लिए जाते थे और उनमें हम इन चीज़ों का समावेश करें। ठंड में मैं एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि तिल का यूज़ काफ़ी होता है जी, सीजन। इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच इज़ इम्यूनिटी बूस्टर। तो गुड़ हुआ, मूंगफली हुई, तिल हुआ, प्लस ड्राई फ्रूट्स जो अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार हम ले सकते हैं, उसका सेवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद के साथ में, प्लस अंकुरित चीज़ें, ये अपने आप में ही आपको सारे आवश्यक तत्व देंगी। आपको अलग से विटामिन्स के लिए टैबलेट या सिरप लेने की ज़रूरत नहीं। पर माताओं को, माता पिता या पेरेंट्स को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि वो बच्चे के डाइट पे प्रॉपरली ध्यान दें। तो अगर मुझे लगता है कि अगर डाइट पे प्रॉपर देंगे ध्यान और करेंगे सैनिटाइजेशन के सारे रूल्स को फॉलो, तो मुझे लगता है कि कोरोना वैक्सीन नहीं भी लगी है तो हम अभी खतरे से बचा सकते हैं, थोड़ा बचा सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कोरोना वैक्सीन, चूँकि अभी बच्चों में इसका टेस्टिंग हो रहा है और जल्द ही कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। तो हम आशा करें कि ये वायरस उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा बच्चों को। बिल्कुल, यदि हम सावधानी बरतते हैं और प्रॉपर तरीके से, और ये जो आपने बताया इन रूल्स को फॉलो करते हैं। यस, थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे लगता है कि इस शो के माध्यम से जो अभी खतरा मंडरा रहा है बच्चों पर, उस खतरे को बहुत हद तक कम किया सकता है और हम बच्चों पर जो इम्पैक्ट होने वाला है इससे बचाया सकता है। यस, थोड़ी सावधानी एक बहुत बड़ा खतरा टाल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू।
तो सीधा सवाल के आज के शो में हमने बात किया कि ओमिक्रॉन वायरस का कितना ज़्यादा खतरा बच्चों पर है और हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि 2-3 बातें जो मैडम ने बहुत साफ बोली, अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो हम बहुत हद तक बच्चों को इस बड़े वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। डाइट प्रॉपर लेनी है और हमको पालन करना है सैनिटाइजेशन के जो रूल्स हैं उनका। यानी अगर हम ये दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलेंगे तो हम आज के समय में एजुकेशन को भी प्रॉपर दे पाएंगे बच्चों को, और इस वायरस के जो वेरिएंट है इसके खतरे से भी आप बचा सकते हैं अपने बच्चों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।